Hello, my dear friends. Today we are going to solve our NET December 2016 paper part 2. So, in question number 6, the random error associated with the measurement of P and Q are 10% and 2% respectively. And what is the percentage random error in P by Q? Okay. सो पी बाई क्यू में परसेंटेज रैंडम एरर कितना है वो हमें निकालना है. सो फ्रेंड्स, पी के लिए परसेंटेज रैंडम एरर 10% है एसोसिएटेड, और क्यू के लिए एसोसिएटेड परसेंटेज रैंडम एरर जो है वो परसेंटेज एरर जो है वो 2% है. ओके, सो हमें पी बाई क्यू के लिए परसेंटेज रैंडम एरर निकालना है. ओके, सो इसके लिए फॉर्मूला है 10% ऑफ P divide by 2% of Q, that is equals to del P by P प्लस del Q by Q, that is equals to. अब आप 10 को 100 से डिवाइड कर लीजिए तो इट इज़ 0.1 ऑफ P एंड डिवाइड बाई P प्लस 0.02 ऑफ Q डिवाइड बाई Q. सो Q से Q, P से P कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे आपका P बाई Q कितना आ गया फ्रेंड्स? 0.12 आ गया. अब आपको परसेंटेज चाहिए, तो रैंडम एरर आया बट परसेंटेज चाहिए. सो परसेंटेज कैसे आएगा? P बाई Q इज इक्वल्स मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल्स टू 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 12%. ओके, सो 12% इज़ द करेक्ट आंसर. फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पे कि यहाँ पे डिवीज़न है, फिर भी मैंने पॉजिटिव साइन क्यों लिया? ये क्वेश्चन तो आपके माइंड में आया ही होगा फ्रेंड. चाहे डिवीज़न हो या मल्टीप्लिकेशन हो, जो रैंडम एरर जो होती है वो हमेशा ऐड होती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो परसेंटेज रैंडम एरर है वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमेशा जब भी मेजरमेंट लो तो आपको हमेशा एरर को ऐड ही करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. ओके, सो फ्रेंड्स, हियर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट. ओके, 12%. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, इन हाउ मेनी डिस्टिंग्विशेबल वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड चांस बी अरेंज. तो चांस एक 6 लेटर वर्ड है और उसको हम कितने डिस्टिंग्विशेबल वे में अरेंज कर सकते हैं. ओके, डिस्टिंग्विशेबल वे बोला गया है. ओके, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बोला गया है. तो ये आप डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल को आप हमेशा माइंड में रखें फ्रेंड्स. डिस्टिंग्विशेबल मतलब उसको हम लोकलाइज कर सकें, जैसे कि ये ए है, ये बी है, आप उसको पर्टिकुलर प्लेस पे उसको रख के उसको मतलब कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, मतलब आप उसको पहचान सके, उसकी पहचान हो सके, इस तरह से उसको अरेंज करना है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे चांस जो है वो 6 लेटर वर्ड है. ओके, सो हमें पता है कि एन नंबर मतलब एन फैक्टोरियल वे से हम किसी भी लेटर को, मतलब अगर एन हमारा लेटर वर्ड्स है तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे? एन फैक्टोरियल में. तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे कि ये 6 लेटर वर्ड है, तो चलो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 720. इसका आंसर हो गया. नो, दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो यहाँ वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट? बिकॉज यहाँ पे 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 लेटर वर्ड है, तो 6 फैक्टोरियल दैट इज़ 720 इज़ करेक्ट. ओके, बट यहाँ पे सी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डिस्टिंग्विशेबल. इस डिस्टिंग्विशेबल को आप भूलिए मत. डिस्टिंग्विशेबल मतलब आप उसको डिस्टिंग्विश कर सके. ये सी और ये सी डिफरेंट है, आप उसको डिस्टिंग्विश करना है. ये फर्स्ट सी है एंड ये सेकंड लास्ट सी है. ओके, तो इसको डिस्टिंग्विश करना है आपको. सो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. सी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो डिवाइड बाय 2 करेंगे ना तो 360 जो आएगा ना वो आपका करेक्ट आंसर है. सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है. नाउ प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली शोज द स्पीड एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव करे, नहीं कि मतलब 1 डायमेंशन मोशन शो करे, लेकिन उसका प्रोजेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में भी होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है. ओके, सो 2 डायमेंशनल सिचुएशन हो गया है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. ओके,
तो उसके लिए ये डॉटेड लाइन स्पीड है शो कर रहा है और डिस्टेंस जो है वो डार्क लाइन से शो हो रहा है। सो यहाँ पे डार्क लाइन मतलब डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ए ऑप्शन में देख सकते हैं आप। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो यहाँ तक तो ठीक कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है, तो ये प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन नहीं करेक्ट है। तो बी पे जाते हैं हम। बी में क्या मतलब दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो मतलब लीनियरली और कॉन्स्टेंटली मतलब स्ट्रेट लाइन वे में मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड जो है वो भी मतलब स्ट्रेट लाइन वे में इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब स्पीड जो है वो स्ट्रेट लाइन कर्व शो कर रहा है तो डिस्टेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होना चाहिए, जबकि वो तो स्ट्रेट लाइन वे शो कर रहा है, दोनों एक जैसा वे शो कर रहे हैं। तो ये मतलब ग्राफिकली तो ये भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर हम डी पे जाते हैं। डी में क्या बोला गया कि स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ शो करता है, लेकिन यहाँ तक तो वो शो कर रहा है। ओके, देर इज़ नो प्रॉब्लम विथ दिस, अप टू दिस देर इज़ नो प्रॉब्लम। बट यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से वो कांस्टेंट मतलब वैल्यूज़ शो कर रहा है, यहाँ से कांस्टेंट वैल्यूज़ आ रही है डिस्टेंस की। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो तो पूरा लीनियरली और पूरा मतलब लीनियरली इंक्रीज़ करना चाहिए, और मतलब या फिर स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन डी भी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि ये जो मतलब कर्व्ड शेप में मतलब लीनियर, थोड़ा लीनियरली शेप है, बट एग्जैक्ट लीनियरली नहीं है, बट एग्जैक्ट लीनियर शेप नहीं है, बट कर्व्ड शेप में जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, बट यहाँ से कांस्टेंट आ रही है वैल्यूज़ डिस्टेंस की। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड है, स्पीड का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ तक स्पीड जो है वो मतलब कर्व्ड शेप में इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, एंड देन डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, सो ये क्लोज्ड कर्व बना रहा है स्पीड इस तरह के पाथ की, इस तरह के डिस्टेंस के लिए। तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि अ नॉर्मल टीवी स्क्रीन हैज़ अ विड्थ टू हाइट रेशियो 4/3 while a high definition TV screen has a ratio of 16/9। ओके, सो उसका विड्थ टू हाइट रेशियो क्या है हाई डेफिनेशन टीवी का, 16:9। सो व्हाट इज़ द 16/9? Okay, so what is the approximate ratio of their diagonals if the heights of the two types of the screens are the same? Okay, so मतलब हाई डेफिनेशन टीवी और नॉर्मल टीवी का हाइट जो है, स्क्रीन का हाइट जो है वो सेम है, तो हमें उसके डायगोनल का अप्रोक्सीमेट रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप में टीवी बना लेती हूँ। सो ये लग नहीं रहा है टीवी जैसा, बट है। ओके, सो सपोज़ कर लीजिए कि आप ये टीवी है, ये नॉर्मल टीवी है, ठीक है। मैं यहाँ पर डायगोनल बना देती हूँ, ये दोनों डायगोनल है। ओके, सो फ्रेंड्स विड्थ टू हाइट रेशियो दिया है, तो विड्थ उसका 4x और ये 3 है, 4/3 दिया है। सो जब भी रेशियो दिया रहे ना इस तरह से, तो आप x के फॉर्म में कंसीडर कर ले वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये 4x जो है वो विड्थ है और 3x जो है उसका हाइट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सो रेक्टेंगल में फोर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए थ्योरम। तो ये D1 इसको बोल देते हैं, मैं D1 बोल दिया है मैंने इसको। तो D1 इज इक्वल्स टू क्या, D1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25x स्क्वायर। ओके, तो D1 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 5x आ गया। ओके, फिर मैं ना एक और टीवी बना लेती हूँ। ये मेरा हाई डेफिनेशन टीवी है, हालांकि दोनों की स्क्रीन अभी सेम नहीं बता रही, बट क्वेश्चन में दोनों की स्क्रीन का हाइट सेम है। ओके, सो ये मैंने इसका डायगोनल बना लिए हैं, ठीक है। अब इसका जो विड्थ टू हाइट रेशियो है ये 16x है और ये 9x है। ओके, सो ये मैं डायगोनल D2 बोल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हाई डेफिनेशन टीवी है, तो इसको थोड़ा अलग बताना पड़ेगा ना। सो D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। ओह सॉरी, इसको मैं x कैसे बोल सकती हूँ, इसको मैंने y बोला है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ x ले लिया है ऑलरेडी, तो ये y है, ये y है, ठीक है। सो 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर, सो 9y स्क्वायर इज 81y स्क्वायर प्लस 16 इज दैट इज 256y स्क्वायर। ओके, सो ये क्या आ गया,
337y²। ओके, सो ये d2 स्क्वायर है। सो d2 क्या आ गया, √337y। ओके, अब हमें क्या बोला गया है कि इनका जो हाइट है वो सेम है। सो हाइट सेम है, मतलब 3x इज इक्वल्स टू 9y हो गया। सो 3x इज इक्वल्स टू 9y। ओके, सो यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या मिल गया, 3y मिल गया। ठीक है, अब मैं इनका रेशियो ले लेती हूँ d1/d2। ओके, सो d1/d2, d1 का वैल्यू क्या है 5x, 5x बाय क्या हो गया ये, √337y। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, x की जगह 3y सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ ना, यहाँ से मुझे वैल्यू मतलब दी गई है इक्वेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो d1/d2 इज इक्वल्स टू 5 × 3y अपॉन √337y। ओके, y गेट कैंसिल आउट, ये 15 हो गया। सो ये 15, अब ये √337 तो किसी का वैल्यू नहीं है, मतलब किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, बट 324 हमें पता है कि ये 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और वैसे भी हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे बोला गया ना कि अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स, तो एग्जैक्ट रेशियो तो बोला नहीं गया, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, 324 यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं इसको, 337 को, और इसकी जगह पे 18 रख देते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गया ना। तो ये क्या हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, ओके, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो ये 5/6 आ जाएगा। सो 5/6 उनके डायगोनल का अप्रोक्सीमेट रेशियो है। ठीक है, तो एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट रेशियो है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, कंपेयरिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ओके, सो इन चारों में से 3 जो ऐसे होंगे जो सेम होंगे, जिनकी वैल्यू सेम आएगी जब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे, और बाकी का एक जो होगा वो डिफरेंट होगा इन तीनों से। ओके, सो पहला हमें क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस का मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन उसके डायमीटर का वैल्यू, फिर उन दोनों का रेशियो लेना है, तो उसका वैल्यू कितना आता है वो पहले हमें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, सर्कल का आपको पता है सर्कमफ्रेंस यानी क्या होता है, पेरीमीटर, मतलब 2πr होता है। ठीक है, डिवाइड बाय 2r, 2r क्या होता है, सर्कल का डायमीटर होता है। ओके, सो यहाँ पे यही बोला गया है कि द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर, तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। सो ए का वैल्यू क्या आ गया, पाई। अब बी में क्या बोला गया है, बी में बोला गया है कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। सो रेडियन में तो 3 ट्राइंगल मतलब एंगल जो होते हैं ना ट्राइंगल की, वो क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 को हम रेडियन में पाई से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये बी क्या हो गया, पाई हो गया। ओके, नाउ सी में क्या बोला गया है, 22/7, 22/7। सो 22/7 तो आप इसको लिख दोगे पाई ना, ये रॉन्ग है, बिकॉज पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 होता है। बट 22/7 को आप मतलब 22 को आप 7 से डिवाइड करिए, 3.14 नहीं आता, कुछ और वैल्यूज़ भी आती रहती है इसके बाद भी। ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पाई है। सो अभी इसको हम पेंडिंग रखते हैं, हम डी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कि डी जो है वो पाई के बराबर आता है या नहीं। ओके, सो डी में क्या बोला गया है कि द नेट वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस एंड अ कोन ऑफ यूनिट रेडियस एंड द यूनिट हाइट। ओके, सो पहले एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस यूनिट हो, और एक कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसका हाइट और रेडियस दोनों यूनिट हो। ओके, फिर उन दोनों को एडिशन और नेट वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, सो मैं V1 बोल देती हूँ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर मतलब सर्कल का स्फीयर का हाफ। ओके, दैट इज़ 2/3 πr³ होता है। सो यहाँ पर रेडियस तो यूनिट है, दैट इज़ 2/3 पाई, आर का क्यूब यानी 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। सो दैट इज़ 2/3 पाई। और फिर V2 क्या, V2 में कॉन का वॉल्यूम लिया है, तो कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है। ओके, एक तो यहाँ पे रेडियस भी यूनिट है, हाइट भी यूनिट है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, सो 1/3 पाई आएगा। सो नेट वॉल्यूम क्या है, V1 प्लस V2 दैट इज़ 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई दैट इज इक्वल्स टू पाई। ओके, सो ये एग्जैक्ट पाई आ रहा है, बट ये जो 22/7 है ना वो पाई के इक्वल नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू पाई है। सो डिफरेंट तो ये है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 22/7 is different from the rest three options. Okay, so thank you friends for watching this video. अब 11 to 15 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज़ अवर पार्ट 3 ऑफ द नेट दिसंबर 2016 पेपर. So bye bye.